तो नमस्कार दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 11वां देखेंगे। यदि आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस या फिर रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी फिर अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी हमारे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में नए भी हो तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से प्रश्न को सोल्व करना सिखा दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पर हमें 3 शब्द दिया है, इन 3 शब्दों का व्यवहारिक कैसा बनेगा यह हमें बताना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जनवरी दिया है, दिसंबर दिया है और महीनों दिया है, इनके बीच व्यवहारिक कैसा बनेगा यह हमें बताना है। तो देखिए, जब भी आपको वेन डायग्राम के प्रश्न को सोल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तीनों शब्दों को ध्यान से देखना है कि उनके बीच में कोई आपस में संबंध दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर जनवरी, दिसंबर महीने मतलब इनका संबंध दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपको 100% प्रश्न को सही करने के लिए क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो क्या करना, आपको एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, तो आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। वो कैसे, देखिए। तो यहाँ पर मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जनवरी का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हमने क्या किया, जनवरी का डायग्राम बना लिया। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना, चाहे दिसंबर का बनाओ या महीनों का बनाओ, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर हम दूसरे शब्द किसका बना लेते हैं, तो यहाँ पर अभी दूसरा शब्द दिसंबर का बनाते हैं। अब दिसंबर का डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर जनवरी का डायग्राम बनाया है कि इनका यहाँ पर दिसंबर से कोई संबंध है या नहीं है। तो आप कहोगे यहाँ पर जनवरी एक महीना है, दिसंबर भी एक महीना, दोनों की दोनों ये महीने हैं, लेकिन दोनों की दोनों महीने तो है, लेकिन ये एक दूसरे से अलग है। जनवरी अलग है, दिसंबर अलग है। तो जो दिसंबर का डायग्राम कैसा बनेगा, जनवरी से अलग बनेगा और यहाँ पर अलग बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे जो कि हमें यहाँ पर दिया महीनों। अब महीनों का डायग्राम बनाने से पहले हमें ये देखना है कि जो हमने यहाँ पर जनवरी और दिसंबर का डायग्राम बनाया है क्या इनका यहाँ पर महीने से कोई संबंध है या नहीं। तो आप कहोगे जनवरी और दिसंबर दोनों तो अलग अलग है, लेकिन ये दोनों की दोनों महीनों है, क्या है, महीने है, ठीक है। दोनों की दोनों महीने हैं, तो यहाँ पर महीने के अंदर आ जाएंगे और महीने का डायग्राम कैसा बनेगा, बाहर से बन जाएगा। कैसा बनेगा, बाहर से बन जाएगा। तो डायग्राम कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ये वाला डायग्राम ऑप्शन में चेक कीजिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक एक शब्द का डायग्राम बनाना है, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए पैटर्न को ध्यान से पढ़िए और उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्न चिन्हों को प्रतिस्थापित कर सकती है। यहाँ पर हमारे पास एक पैटर्न दिया है, इसमें एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या आना चाहिए यह हमें बताना, ठीक है। तो यह हमारा मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्या वाला प्रश्न है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है जब भी आपको ऐसी आकृति मिले तो पैटर्न कैसे पता करना है। तो पैटर्न आपको कैसे पता करना कि सबसे पहले देखिए, सबसे बड़ी संख्या भी हमें दिखाई दे रही है और सबसे छोटी संख्या भी दिखाई दे रही है। तो हमेशा हम क्या करते हैं, छोटे से बड़े की ओर जाते तो ज़्यादा आसान होता है। तो हम क्या करेंगे, छोटी से बड़ी संख्या का पता करने की कोशिश करेंगे। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास क्या है, छोटी संख्या 4 है, इधर देखेंगे तो 20,160 है। इसका मतलब यहाँ पर अगर 4 से ये संख्या सीधे पता करेंगे तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस 4 से इधर वाली संख्या को लाने की कोशिश करेंगे। यानी अगर हम इस 4 से इस वाले 4 का पता करते हैं तो आप कहोगे यहाँ पर इस 4 से इस 4 का पता करने के लिए अगर अंतर देखेंगे तो 0 का अंतर है, ठीक है। तो 0 का अंतर, लेकिन अगर इस 4 से इस 8 को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 4 का अंतर दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है, तो देखिए, अगर हम यहाँ पर 1 गुना करते, इस 4 का 1 गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 4 एकम 4। तो हमें संख्या कौन सी, ये वाली प्राप्त होगी, ठीक है। इसका 1 गुना करेंगे तो 4 एकम 4। इसके बाद इस 4 से अगली संख्या लाने के लिए भी हम क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पर 8 लिखा है, इसका मतलब 4 का 2 गुना कर देंगे। अभी यहाँ पर हम 4 का 2 गुना करेंगे तो 4 दूना 8, तो ये संख्या प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर 8 से अगली संख्या लाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 24 बनाने के लिए। तो 8 को ऐसा क्या करें कि 24 बनने, तो आप कहोगे 8 को 3 गुना करेंगे तो 8 3 कितना होते हैं, 24 होते, और यहाँ पर 24 लिखा है। अब इस 24 को हमने ले आया, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 24 हम क्या करेंगे, 96 को बनाएंगे। अब 24 को ऐसा क्या करके हमें यहाँ पर 96 मिले, यानी कि 96। तो आप कहोगे अगर यहाँ पर 3 गुना, यानी अगर 24 को 4 गुना करेंगे तो आपको पता है 4 गुना करने पर हमारे पास यहाँ पर 96 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना, अगली संख्या को बताना। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर है तो यहाँ पर भी किसी न किसी संख्या का गुना होगा। अब किसका गुना होगा, तो हम यहाँ पर पैटर्न को समझेंगे। कैसे, देखिए, जैसे 1 गुना, फिर 2 गुना, फिर 3 गुना, फिर 4
4 गुना, मतलब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि यहाँ पर सीरियल नंबर मतलब 5 गुना होना चाहिए। तो 96 का 5 गुना करेंगे तो आपको पता है 96 का 5 गुना कितना होता है, तो वो होता है 480। कितना होता है, 480 होता है। तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होना चाहिए, 480 होना चाहिए। अब देखिए 480 के बाद हमें अगली संख्या लाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर तो पैटर्न के हिसाब से अभी 6 गुना करना होगा। अब 480 का 6 गुना करेंगे तो आपको यहाँ पर 480 का 6 गुना 2880 आना चाहिए। तो यहाँ पर 480 का 6 गुना करेंगे तो 2800 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या आएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास 480 आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे पैटर्न का पता करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि कितनी वर्गों की संख्या है। यहाँ पर हमारे पास एक आकृति दी है, इस आकृति में कितनी वर्गों की संख्या है ये हमें बताना है। अब वर्गों की संख्या कैसी है, तो हमें आपको यहाँ पर ये बताना है कि जैसे ये इस प्रकार का वर्ग है तो इसकी संख्या कितनी, ये आपको इस आकृति में बताना है। तो देखिए ये तो हमारे पास सिंगल है, ये तो कितना है, सिंगल है। लेकिन हम इसी आकृति को कुछ ऐसी बना देते हैं, कैसी, थोड़ा सा इसको समझिए। अगर हम इसी आकृति को कुछ इस प्रकार का बना देते हैं तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये हमारे पास इतना सा बना, ये हमारे पास सिंगल है। ठीक है, कितना है, सिंगल है, मतलब एक ही वर्ग है। लेकिन अगर मैं इसमें एक लाइन खींच देता हूँ, ऐसी लाइन खींच दूंगा तो अभी कितने रहेंगे, तब भी हमारे पास कितने रहेंगे, तो आप कहोगे एक ही रहेंगे। क्यों एक ही रहेंगे, क्यों एक ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास देखिए वर्गों की चारों भुजाएं समान होती है। ठीक है, तो इसीलिए इनकी भुजा अलग अलग है, तो अभी तो एक ही है। लेकिन एक लाइन अगर मैं यहाँ से खींच दूँ बीच में से, तो अब यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो अब आप कहोगे अब एक ये हमारे पास हो गया, एक हमारे पास ये हो गया, एक हमारे पास ये हो गया, एक हमारे पास ये बन रहा, एक ये बड़ा वाला हो तो एक हमारा बड़ा वाला आ गया। मतलब टोटल यहाँ पर कितने, तो आपको होगा अब टोटल हमारे पास यहाँ पर 5 है। अब हमारे पास अभी 5 हो गए। ठीक है, तो वर्गों की जो भुजाएं है वो आमने सामने की बराबर होती है, आयत की बराबर, मतलब चारों भुजाएं बराबर होती है। और आयत में आमने सामने की बराबर होती है, और वर्गों में चारों भुजाएं समान होती है, लेकिन आयत में आमने सामने की समान होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन खींचने पर तो एक ही रहता है, लेकिन 2 लाइन खींचते हैं, इसका मतलब यहाँ पर बराबर हो गई चारों भुजाएं। इसका मतलब इस आकृति में कितने हैं, तो इसमें तो 5 है। इसका मतलब अगर इसमें 5 है तो यहाँ पर हमारे पास ऐसी आकृति इनमें दिख रही है, तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए। कैसे, देखिए जैसे एक आकृति हमारे पास यहाँ पर ये वाली वैसी सेम बनती हुई दिखाई दे रही है, ये वाली, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, तो आप कहोगे यहाँ पर 5 होना चाहिए। कितने, 5। फिर और आगे देखेंगे तो और हमें यहाँ पर सेम तरीके से यहाँ पर ये बनती हुई दिखाई दे रही है, ये वाले। ठीक है, तो यहाँ पर भी उस हिसाब से कितने होना चाहिए, तो यहाँ पर भी उस हिसाब से 5 होना चाहिए। फिर और आगे देखेंगे तो उसी प्रकार की हमें यहाँ से एक और ये वाली बनती दिखाई दे रही है, कौन सी, ये वाली, तो उस हिसाब से यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, तो 5 ही होना चाहिए। फिर और आगे देखेंगे तो एक और हमें यहाँ से ये वाली बनती हुई दिखाई दे रही, मतलब यहाँ पर भी हमारे सेम बनती हुई दिखाई दे रही, तो यहाँ पर भी उस हिसाब से कितना, 5 होना चाहिए। कितना, 5। ठीक है, फिर और देखेंगे तो हमें और भी बनती हुई दिखाई दे रही है, वो कौन सी है, ये वाली, कौन सी, ये वाली भी हमें एक दिखाई दे रही है सेम तरीके से। तो यहाँ पर भी उस हिसाब से कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, आपको ये कलर नहीं दिख रहा होगा, मैं व्हाइट कर देता हूँ, कि ये हमारे पास ये वाली बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए, तो उस हिसाब से यहाँ पर भी 5 होना चाहिए। अब देखिए ऐसा देखा जाएगा तो सभी में 5 5 5 है, इसका मतलब इस आकृति में 5 5 25, टोटल कितने हो रहे, तो आपको होगा आसान तरीके से हमें यहाँ पर 25 मिल रहे, कितने, और ऑप्शन में भी 25 दिया है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर कुछ आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ डबल काउंट हो रहा है। अब डबल काउंट कौन सा हो रहा था, आपको हो गए जैसे ये हमारा ग्रीन और लाल दोनों के अंदर है, इसका मतलब ये हमारा डबल काउंट हो रहा है। कौन सा वाला, तो ये वाला डबल काउंट हो रहा है। ठीक है, फिर ये हमारा ग्रीन और यहाँ पर ब्लू के अंदर है, मतलब ये वाला भी डबल काउंट हो रहा है। ये हमारा पिंक और ब्लू के अंदर, इसका मतलब ये भी डबल काउंट हो रहा है। ये हमारा व्हाइट और पिंक के अंदर, इसका मतलब ये भी डबल काउंट हो रहा है। इसका मतलब 1 2 3 4 ये डबल काउंट हो रहा है, मतलब 2 बार गिना रहे हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये एक साथ गिना रहे, तो इसका मतलब 4 इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, तो 21 मिलेगा। कितना मिलेगा, 21 मिलेगा। यानी यहाँ पर देखिए इस आकृति में कितने वर्गों की संख्या है, तो वो 21 हो जाएगी। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर जल्दीबाजी में सोल्व करके 25 नहीं लगाना, आपको ये भी देखना है कि कोई डबल तो नहीं गिना रहा, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा था ये डबल गिना रहे थे। वैसे आपको यहाँ पर कलर से स्पष्ट लग रहा था कि इतना ही हिस्सा डबल गिना रहा था। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 अक्षर P Q R S T और U लिखे गए हैं।
इस पासे की 3 अलग अलग स्थितियां इस चित्र में दर्शाई गई है, उस अक्षर का चयन करें जो क्यू वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। मतलब यहाँ पर हमें 3 पासे दिए हैं और इन 3 पासों में हमारे पास यहाँ पर कुछ लेटर दर्शाए गए, ठीक है, और हमें यहाँ पर बताना कि क्यू के विपरीत क्या होगा। तो आपको पता, हम जब भी एक से अधिक पासे को सोल्व करते तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉमन सतह देखते हैं। अब कॉमन सतह मतलब यहाँ पर हमारे पास 3 पासा है, लेकिन हम क्या करते हैं, किन्हीं भी 2 पासों में कॉमन सतह देखते हैं। तो उससे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देखने के तरीके पता होना चाहिए। कैसे देखिए, पहले हमें यहाँ पर इन 2 पासों में कॉमन देखना है, कॉमन मिलता है या नहीं मिलता, तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना, नहीं मिला तो यहाँ पर देखना है, फिर भी नहीं मिला तो फिर इससे देखना है, ठीक है। तो ये तरीका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहले 2 में कॉमन देखेंगे, इन दोनों में कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन देखते तो कॉमन सतह में क्या दिखाई दे रही है, तो आपको यहाँ पर एस पी वाली हमें यहाँ पर कॉमन दिखाई दे रही है, मतलब हमारे पास यहाँ पर डबल कॉमन है। अब डबल कॉमन है और हमारे पास यहाँ पर क्या था, आपको हो गया आर और यू बच गया। जब डबल कॉमन रहता तो जो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाती। अगर आपको यहाँ पर आर का पूछा जाता तो आप आसानी से यू बता देते हैं, और यू का पूछा जाता तो आप आसानी से आर बता देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें क्यू का पूछा जा रहा है, क्यू का पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये कि हम यहाँ पर डबल कॉमन में नहीं बता सकते। वैशाला की संभावना में बन सकती है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा पासा ये वाला पड़ा है, तो हम क्यों, हमारे पास ये बच्चा है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे छोड़ के आगे देखेंगे। अब आगे कैसे देखेंगे, तो इन दोनों में देखेंगे। अब इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन सतह क्या है, तो आपको हो गई पी आर। अब हमारे पास यहाँ पर कॉमन सतह क्या दिखाई दे रहा है, पी आर दिखाई दे रहा है। इन दोनों में पी आर कॉमन सतह दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी डबल कॉमन है। इसका मतलब ये है कि बची हुई सतह एस और यहाँ पर टी आपस में विपरीत हो जाएंगे। उस टाइम आर और यू आपस में विपरीत थे, अभी एस और टी। इसका मतलब आंसर हमारा यहाँ से भी मिल सकता है कि अभी बचा एक ही लेटर, अभी यहाँ पर पी है तो क्यू इसका आ जाएगा। यहाँ से हम पता कर सकते हैं डायरेक्ट, अभी अगर आपने पासे को अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा तो यहाँ से भी आंसर लगा के आप आगे बढ़ सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी इसमें भी डबल कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, अभी इसे भी छोड़ के आगे देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे, ठीक है। इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर कॉमन क्या है, आपको कि यहाँ पर हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, वो हमें पी दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, पी, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, पी कॉमन दिखाई दे रहा है। अब देखिए, जैसे हमें सिंगल कॉमन मिलता है तो हम क्या करते हैं, फिर घड़ी के दिशा में चलते हैं। अगर आपको देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जल्दी प्रैक्टिस करना, तो आप क्या करोगे, वीडियो को 2x कर लीजिए और स्पीड में वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि मुझे सिखाना भी जरूरी है, कहाँ कर आपकी गलती हो, क्योंकि आपको कोई भी किसी का भी लेटर का विपरीत पूछ सकता है, इसलिए सारा सिखाना जरूरी है। तो अब देखिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे ही कॉमन मिलता है उसको क्या करते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं, जैसे ये पहले पासे का है, दूसरे पासे का, और क्या करता हम घड़ी के दिशा में चलते हैं। तो यहाँ पर पहले पासे में चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, यू, तो यू लिख लेंगे। यू से आगे चलेंगे तो एस मिला, इसको भी लिख लेंगे। तो यहाँ पर यू पहले मिला था, एस बाद में मिला, तो ये लिखा। उसके बाद दूसरे पासे में चलेंगे तो यहाँ पर क्या मिला, आर मिला, तो आर को लिख लेंगे। और आर के बाद हमें यहाँ पर आगे चलेंगे तो टी मिला, तो पहले आर मिला तो आर को लिखेंगे, लास्ट में टी मिला तो टी को। ऐसा लिखने के बाद आपको पता है आमने सामने करना है, तो इनको आमने सामने कर लेंगे सभी को। अब इसमें पता है यू और आर पहले भी वैसे भी विपरीत निकल गया था, एस और टी पहले भी यहाँ पर डायरेक्ट विपरीत निकल गया था, और यहाँ पर भी निकला। आमने सामने वाले मतलब ये एक दूसरे के विपरीत है। अब यहाँ पर बचा कौन, तो आपको हो गया हमारे पास एक क्यू बच गया, तो क्यू हमारा कॉमन का हो जाएगा। तो यहाँ पर पी का क्या हो जाएगा, क्यू, और क्यू का पी। तो हमें यहाँ पर किसका पूछा है, क्यू का पूछा है, तो क्यू के सामने कौन है, पी है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ पर सारे का विपरीत निकालना बता दिया है, तो आप कंफ्यूज मत होना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि यदि दर्पण को नीचे दिखाए गए अनुसार एमएन पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। मतलब यहाँ पर हमारे पास कुछ लेटर और संख्या दी है, ठीक है, यहाँ पर कुछ लेटर और संख्या दी है। इनको अगर हम एमएन रेखा पर रखते हैं तो इनका प्रतिबिंब इस साइड कैसा बनेगा, ये हमें बताना है। तो पहला तरीका, सबसे पहले आपको क्या अपनाना है, आपको क्या करना है, आपको पता है कि इनकी छाया इस साइड बनेगी, और सबसे पहले किसका बनेगा, ए का बनेगा। लेकिन आपको यहाँ पर क्या करना है, गलती निकालना है। प्रश्न को सोल्व करने से पहले गलती निकालना है। अब गलती कैसे निकालना, देखिए ऑप्शन में देखेंगे यहाँ पर ए वैसा कि वैसा दिखाई दे रहा, मतलब ये हो नहीं सकता, तो यहाँ पर तो गलती है। फिर ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर इस वाले भी एक ही बात करेंगे, ये नीचे की ओर झुक रहा, मतलब पहली गलती यहाँ पर निकाली। अब उसके बाद यहाँ पर के है और यहाँ पर क्या है 9, मतलब सबसे पहले आपको पता है ए के बाद के का बनेगा, लेकिन यहाँ पर 9 का बन रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी बचा, ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब हालांकि आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर किसका बनेगा, ए का बनेगा। ए कैसा बनेगा, तो ए कैसा इस टाइप का बनेगा,
ये हमारा कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है, ये वाला। अब ये वाला ए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद किसका बनेगा, के का बनेगा। अब के का बनेगा तो के का कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, तो के यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद किसका बनेगा, नो का बनेगा, तो नो हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा, तो वो भी दिखाई दे रहा है। एप कैसा बनेगा, तो एप का आपको पता है, एप कुछ इस टाइप से बनेगा। और तीन कैसा बनेगा, तो तीन अगर इधर आके ऐसा बन जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा कौन सा वाला, ये वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब वाले को गलती कर निकाल के प्रश्न को सोल्व करना। हालांकि ये सरल है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी ऐसे कचरे टाइप का मिल जाता है, बहुत सारे ऐसे चित्र दे देते, तो उसमें हम कंफ्यूज होते, तो गलती निकालना पड़ता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 867 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 419 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 6 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये हमें बताना, ठीक है। तो ये हमारा एक प्रकार का एनालॉजी टाइप का ही प्रश्न है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये पता करना है कि यहाँ पर 8 का संबंध 67 से कैसे है और यहाँ पर 4 का संबंध 19 से कैसे है, ये हमें सबसे पहले पता करना है। फिर हमें सेम तरीके से यहाँ पर 6 का बताना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया कि 8 का संबंध किससे दिया, तो 8 का संबंध हमें यहाँ पर 67 से दिया है। और 4 का संबंध किससे दिया है, तो 4 का संबंध हमें यहाँ पर 19 से दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम इनका संबंध पता करेंगे कि ये कैसे दिया है। फिर हम क्या करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर 6 का बताएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सेम तरीके से 6 का बताएंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको पता है यहाँ पर 8 छोटी संख्या है और 67 हमारे पास बड़ी संख्या है। तो जब भी हम यहाँ पर संबंध पता करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, बड़ी संख्या को पता करने की कोशिश करते हैं छोटी संख्या से। और छोटी संख्या से अगर बड़ी संख्या हो तो या तो हम गुणा करते हैं या फिर वर्ग या घन करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा, 67 हमारे पास बड़ी संख्या है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या कर सकते थे, आपको हम वर्ग करके देखते हैं। यानी अगर हम यहाँ पर 8 का वर्ग करते हैं तो 8 का वर्ग कितना होता है, तो 8 का वर्ग होता है 64। कितना होता है, 64। और यहाँ पर कितना लिखा है, 67 लिखा है। यानी यहाँ पर 67 लिखा, मतलब इसमें क्या करा, वर्ग करके 3 प्लस कर दिया है। हमने यहाँ पर 3 प्लस करा तो यहाँ पर 67 आ गया, ठीक है। क्या आ गया, 67 आ गया है। अब सेम तरीके से सेम लॉजिक से हम क्या करते हैं, 4 से 19 का भी पता करते, जैसे हमने यहाँ पर अभी 67 का पता किया है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेम तरीके से इसका वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग कितना होता है, तो 4 का वर्ग होता है 16। कितना होता है, 16। जैसे हमने यहाँ पर वर्ग करके 3 प्लस किया, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वर्ग करके 3 प्लस कर देंगे। तो 16 में जब हम 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे। और 19 भी यहाँ पर लिखा है। तो हमें यहाँ पर लॉजिक क्या मिला कि वर्ग करके 3 प्लस करना है, तो यहाँ पर दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। ये हमने लॉजिक का पता किया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, हम 16 का बता देंगे। तो 16 का पता करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यानी 6 का, ठीक है। तो 6 का भी क्या करेंगे, सेम तरीके से वर्ग करेंगे। अब 6 का वर्ग कितना होता है, तो आपको 6 का वर्ग होता है 36। कितना होता है, 36। जैसे हमने यहाँ पर वर्ग करके 3 प्लस किया, यहाँ पर वर्ग करके 3 प्लस किया, तो इसमें भी क्या करेंगे, सेम तरीके से 3 ही प्लस करेंगे। तो 36 में 3 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, तो आपको 39 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 6 का संबंध किससे होगा, 39 से होगा। तो ऑप्शन में देखिए 39 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले संबंध पता करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि यदि सेंस बल को 10 लिखते हैं और यहाँ पर सैमुअल्स को 9 लिखते हैं तो यहाँ पर नडाल को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछा है, ठीक है। अब ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो आपको पता है यहाँ पर हमारे पास लेटर का कोड क्या दिया है, संख्या दिया है। यहाँ पर भी लेटर का कोड संख्या दिया है। तो हम जब भी कोडिंग डिकोडिंग में लेटर का कोड संख्या में दिया जाता है तो उन लेटरों को संख्या में बदल के क्या करते हैं, लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर संख्या को देखें तो संख्या हमारे पास छोटी संख्या है 10 और यहाँ पर भी 9 हमारे पास छोटी संख्या है। जब आपको छोटी संख्या मिले तो अचानक से आपको यहाँ पर उन लेटरों को संख्या में बदलने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि अगर बदल भी दोगे, मान लो, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे एस हमारे ABCD में 19 नंबर पे आता है, ई हमारे ABCD में 5 नंबर पे आता है। ऐसा अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर संख्या हमारे पास बड़ी बड़ी आ रही है और यहाँ पर छोटी संख्या लिखी है। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या करना है, उन लेटर को काउंट करके संख्या लाने की कोशिश करना। वो कैसे, देखिए। तो यहाँ पर सेंस बल में क्या लिखा है, मतलब कितने लेटर है, तो आपको यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर टोटल लेटर कितने, तो आपको इसमें टोटल लेटर की संख्या 8 है। कितने, 8 है, ठीक है। और यहाँ पर कितना लिखा, 10। यानी 10 बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी ओर से 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितने, 10 हो जाएंगे, ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, सैमुअल्स का भी लाने की कोशिश करेंगे। अब सैमुअल्स में भी क्या करेंगे, लेटर को गिन लेंगे सेम तरीके से। यहाँ पर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर टोटल लेटर कितने, तो आपको 7 है। और यहाँ पर कितना लिखा है, 9 लिखा। मतलब इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम तरीके से यहाँ पर जैसे 2 प्लस किया तो
यहाँ पर भी 2 प्लस कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 2 प्लस करने पर 10 है। तो हमने यहाँ पर एक ही तरीके से दोनों संख्या का पता किया, तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, नडल का भी बता देंगे। तो सबसे पहले गिनेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने, तो आपको हो गए 5 लेटर है। अब जैसे हमने यहाँ पर क्या करा था, लेटर को गिन के 10 प्लस, यहाँ पर भी 2 प्लस, यहाँ पर भी 2 प्लस, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सेम तरीके से 2 प्लस कर लेंगे। तो 5 में जब हम 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। यानी कि नडल का संबंध किससे होगा, 7 से होगा। तो ऑप्शन में देखेंगे 7 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है कि वह मेरी बहू की सास के बेटे की दादी है। महिला का पुरुष से क्या संबंध है, ये हमें बताना। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको किसी तस्वीर या किसी फोटो को इशारे करना या संकेत करने के लिए प्रश्न आए तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, आपको बस खुद को लेकर प्रश्न को सोल्व करना है। जिसे मैं आपको बोल रहा हूँ, आप बस स्क्रीन पे देखिए, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आप इधर उधर मत देखिए, स्क्रीन पर देखिए और आप खुद को समझिए। मैं आपको खुद को लेकर प्रश्न को सोल्व करता हूं। ठीक है, आप अपने आप को मानना। ठीक है, तो आप अभी स्क्रीन पर देखिए। अब यहां पर देखिए, आप खुद को मान रहे हो। ठीक है, इतना समझना कि आप खुद को मान रहे हो और मैं भी आपको मान के सोल्व करूंगा। अब देखिए आप यहाँ पर देखिए, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए, मतलब एक तस्वीर है और उस तस्वीर में महिला है। ठीक है, एक तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, मतलब एक पुरुष कहता है, इसका मतलब क्या है कि आप कहते हो। ठीक है, आप पुरुष बन जाओ और आप कहते हो, आप क्या कहते हो कि वह मेरी बहू। वह मेरी बहू का मतलब क्या है कि मतलब वो आपकी बहू। ठीक है, आपकी बहू की सास। अब आपकी बहू की सास, इसका मतलब क्या है, आपकी बहू मतलब आपके बेटे की पत्नी। आपकी बहू मतलब आपके बेटे की पत्नी और आपके बेटे की पत्नी की सास मतलब आपकी पत्नी। क्योंकि आपके बेटे की बहू की मतलब आपके बेटे की पत्नी की सास क्या लगेगी, तो आपको हो गया आपके मतलब आपकी बहू की सास कौन हो जाएगी, तो आपकी पत्नी हो जाएगी। तो आपकी पत्नी मतलब देखिए सास के बेटे की दादी, सास के बेटे की दादी है। यहाँ पर क्या कह रहा है, सास के बेटे की दादी है। अब बहू की सास मतलब अपनी पत्नी, मतलब आपकी पत्नी, और आपकी पत्नी के बेटे की दादी, इसका मतलब क्या है, आपके पत्नी की बेटे की दादी मतलब अपना भी बेटा है और अपने बेटे की दादी वो अपनी क्या लगेगी। यहाँ पर कह रहा है कि महिला पुरुष से क्या संबंध है, तो पुरुष की वो महिला क्या लगेगी, तो आपको हो गए माँ लगेगी, मतलब वो आपकी क्या लगेगी, माँ लगेगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको डायग्राम से समझा देता हूँ कैसे। देखिए जैसे यहाँ पर कह रहा है कि एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, एक पुरुष क्या कहता है कि वह मेरी बहू। मेरी बहू मतलब ये है कि मान लो ये पुरुष है। ठीक है, ये पुरुष है, वह मेरी बहू। मेरी बहू का मतलब ये है कि इसकी क्या है, तो आप कहोगे इसकी मेरी बहू। मेरी बहू का मतलब क्या है कि ये बेटे की पत्नी है। ठीक है, ये इसका बेटा है, मतलब यहाँ पर मैं पुत्र कर लेता हूँ। ठीक है, ये पुत्र है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पुत्र की यहाँ पर क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, मतलब ये पुत्र की पत्नी है। तो मेरी बहू की सास, यहाँ पर क्या है, मेरी बहू की सास मतलब मेरी बहू की सास का मतलब क्या है कि मेरी पत्नी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो ये मेरी पत्नी है। ठीक है, पत्नी के बेटे की दादी, पत्नी का बेटा मतलब मेरा भी बेटा और पत्नी का भी बेटा की दादी मतलब मेरी माँ हो जाएगी। दादी मतलब मेरी माँ। तो महिला का पुरुष से क्या संबंध है, मतलब यहाँ पर ये पुरुष की महिला क्या लगेगी, तो आपको होगी ये हम खुद है, और ये ऊपर वाली जो महिला है वो क्या लगेगी, तो आपको होगा हमारी माँ लगेगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ए वाला। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, खुद को लेकर प्रश्न को सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। यहाँ पर प्रश्न करें कि दिए गए विकल्पों में से भिन्नों को चुने, मतलब दिए गए विकल्पों से भिन्नों को चुनिए। मतलब यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिखाई दे रहे हैं, इनमें से 3 किसी न किसी एक प्रकार के समान है लेकिन एक अलग है, उसका आपको यहाँ पर चयन करना। ठीक है, क्योंकि इसके भी 3 प्रश्न पूछे जाते हैं विषम चुनने के, एक शब्द वाला, एक संख्या वाला और एक लेटर वाला, जो कि ये लेटर वाला हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर क्या करना, भिन्न को चुनना है। तो यहाँ पर लेटर का कैसा पता करेंगे कि सीरियल में लेटर कैसे लिखें, कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर देखेंगे जे से एल को देखेंगे, तो जे से एल, जे 10 नंबर पे, ये 12 नंबर पे, मतलब इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पर +2 हुआ। और एल से के को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एल से के मतलब यहाँ पर -1 हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे एम से ओ को देखेंगे तो एम 13 पे, ओ 15 पे, मतलब इसमें +2 हो रहा है, यहाँ पर +2। और ओ से क्यू को देखेंगे तो यहाँ पर भी +2 हो रहा है, कितना, +2। फिर यहाँ पर आर से टी को देखेंगे तो आर से टी मतलब यहाँ पर भी +2। और टी से वी को देखेंगे तो यहाँ पर भी +2 हो रहा है, कितना हो रहा है, +2। फिर एस से यू को देखेंगे तो यहाँ पर भी
ABCD में +2 और U से W को देखेंगे तो यहाँ पर भी ABCD में U से W मतलब +2। अब आपको यहाँ पर सभी में देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक डिफरेंट दिखाई दे रहा होगा, कौन सा वाला, ये वाला। यहाँ पर क्या हुआ, सभी में +2 +2 +2 हुआ, लेकिन इसमें +1 हो रहा है। यहाँ पर +1 हो रहा मतलब तीनों में से ये अलग है, यही भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला, ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आपको यहाँ पर भिन्न चुनना था तो ए से पता करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति नीचे दी गई आकृति के स्वरूप पैटर्न को पूरा करेगी। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक आकृति है, ये वाली खाली आकृति है। ठीक है, इस आकृति में हम किस विकल्प को रखेंगे कि ये आकृति हमारी पूर्ण हो जाएगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो ये हमारा आकृति पैटर्न को पूरा करने वाला प्रश्न। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सोल्व करने की कोशिश करना है, क्योंकि गलती ही हमें यहाँ पर गलती निकालना है। कैसे गलती निकालना, देखिए सबसे पहले आपको पता है त्रिभुज का इतना हिस्सा होना चाहिए। कौन सा वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो बनेगा, तो ये त्रिभुज ऐसा, तो इतना हिस्सा देखिए। अगर हम इतना हिस्सा देखेंगे तो यहाँ पर नहीं है, ये वाला हिस्सा यहाँ पर नहीं है, मतलब ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए वाला नहीं हो सकता है। फिर हम और गलती निकालते हैं। अब गलती क्या निकालेंगे, तो ये मोटी लाइन हमें सबसे पहले देखना है। ठीक है, ये वाली मोटी लाइन देखना है। उसके बाद एक और उसके जस्ट बाद भी मोटी ही लाइन है। ठीक है, एक और जस्ट बाद दोनों की दोनों मोटी लाइन है। अगर हम दोनों की दोनों मोटी लाइन की बात करेंगे तो इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर एक पतली लाइन बीच में आ गई, मतलब यहाँ पर भी गलती है, मतलब ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर दोनों की दोनों एक साथ मोटी लाइन मिलना था, तो यहाँ पर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर पतली लाइन खींची हुई आ रही है, ये वाली पतली लाइन। तो अगर हम इनमें देखेंगे तो इसमें भी पतली लाइन है, इसमें भी पतली लाइन है, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इस पतली लाइन से हमें ये वाली इस वाली लाइन को क्या करना है, यहाँ पर पूरा करना है, यहाँ तक लाना है। ठीक है, यहाँ तक लाना है। तो यहाँ तक देखेंगे तो ये अधूरा है, यहाँ पर पूरा चले गया, मतलब यहाँ पर हमें गलती दिख रही है। ठीक है, वैसे यहाँ पर गलती दिख रही है। क्यों गलती दिख रही है, तो आपको क्योंकि यहाँ से ये वाला ऐसा बनेगा, ऐसा बनने के बाद आपको पता है थोड़ा सा इधर जाएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ऐसा बनेगा। तो इसीलिए ये वाली लाइन ऊपर तक जाना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास ये वाला जो गलती दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर इस आकृति पैटर्न को पूर्ण करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर बस इतनी सी गलती है, बाकी पूरा सेम है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। कागज की तह खुलने पर यह कैसा दिखाई देगा, यह हमें प्रश्न पूछा है। ठीक है, मतलब ये हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब वाला ही काम करता है। कैसे, देखिए आपको यहाँ पर ध्यान से क्या करना है, एक एक चीज को देख के गलती निकालना है। तो यहाँ पर भी गलती निकालोगे तो प्रश्न आसानी से सोल्व होगा। कैसे, देखिए जैसे आपको पता सबसे पहले इतना सा हिस्सा मोड़ेंगे, इतना हिस्सा, इतना सा हिस्सा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है। तो इतना सा हिस्सा मोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या है, देखिए अगर हमने इस हिस्से को यहाँ से मोड़ दिया, ठीक है, यहाँ से इस हिस्से को मोड़ दिया, क्योंकि ये हमें यहाँ पर कह रहा है इतना हिस्सा पहले मोड़िए। तो आपको पता है ये जो आकृति यहाँ पर भी वैसी की वैसी बनेगी। ठीक है, यहाँ पर एक आकृति को लेकर चलेंगे, यहाँ पर कैसी बनेगी, वैसी की वैसी बनेगी। अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो वैसी की वैसी हमें यहाँ पर ऊपर नहीं दिखाई दे रही, ये नहीं होगा, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर ए और बी तो अभी हट चुके हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि अभी नीचे से मोड़ना है। अगर हम नीचे से मोड़ेंगे तो ये जो सेम आकृति ऊपर दिखाई दे रही है, उस सेम आकृति नीचे भी वैसी की वैसी दिखाई देगी। ठीक है, सेम वैसी की वैसी दिखाई देगी यहाँ पर भी। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर बीच में एक छोटी आकृति उड़ के आ रही है, तो ये नहीं हो सकता। सेम हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपको यहाँ पर देखिए एक ये भी सेम और ये भी सेम। तो ऑप्शन नंबर सी में भी गलती है। हमने यहाँ पर गलती निकाला, पूरा हमने आकृति को भी नहीं देखा, पूरा कुछ प्रश्न को भी सोल्व नहीं किया, सिर्फ हमने गलती निकाला है। तो गलती हमें यहाँ पर जहाँ जहाँ दिखी वहाँ पर मैंने क्रॉस कर दिया, तो वो नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी भी नहीं और सी भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, हमें पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रश्न को देखते ही सोल्व कर सकते थे। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। मतलब यहाँ पर हमारे पास जो आकृति दी है आकृति श्रृंखला वाली है, मतलब ये आकृति हमारे पास आकृति श्रृंखला वाला प्रश्न है। और इसमें यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर कैसी आकृति कौन सी आकृति आएगी ये हमें बताना है। तो वैसे तो हमें यहाँ पर सिंपल सा बॉक्स दिख रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पर टोटल 4 बॉक्स है। इसमें देखेंगे 1 2 3, मतलब यहाँ पर टोटल 3 बॉक्स है।
यहाँ पर कितने हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास टोटल 3 बॉक्स है, 4 है इसमें 3 है, इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 2 ही बॉक्स है, तो इसका मतलब 4 बॉक्स 3 बॉक्स 2 बॉक्स, इसका मतलब इसमें 1 बॉक्स वाला आना चाहिए। अगली आकृति हमारी कैसी बनेगी, सिंगल बॉक्स वाली बनेगी। तो सिंगल बॉक्स वाली अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो केवल हमें ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस यहाँ पर पैटर्न को समझना है, आकृति की सीरीज के पैटर्न को समझना है, प्रश्न आसानी से सोल्व होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब यहाँ पर हमारे पास एक आकृति दी है, ठीक है, कौन सी वाली, ये वाली आकृति दी है, और इस आकृति में कौन सी आकृति वाला भाग जो विकल्प वाला वो वहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये हमें देखना है। घुमाने की अनुमति नहीं, वैसे की वैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम यहाँ पर त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन एक और बड़ा वाला त्रिभुज नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अगर हम ध्यान से देखते तो आपको पता है ये वाली जो लाइन दिख रही है ऑप्शन नंबर सी वाली, वो हमें यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, वो हमें यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारी मैच हो रही है, क्योंकि ये भी हमारा कहीं से कहीं यहाँ पर वैसे बनते हुए तो बन रहा है, लेकिन उतना पूरी तरह से नहीं बना है, ये भी नहीं बना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं, ए नहीं और डी भी नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा वाला, तो यहाँ पर हमारा सी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। बस आसान प्रश्न है, बस हमें यहाँ पर देखना है कि ध्यान से कि क्या हो रहा है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि लुप्त अक्षर ज्ञात करें। मतलब यहाँ पर हमारे पास कुछ आकृति पैटर्न दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा मतलब अक्षर होगा ये हमें बताना है। तो देखिए, लुप्त अक्षर का मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर इन पैटर्नों को देखना है कि यहाँ पर कैसे लिखा, फिर सेम तरीके से फिर हम यहाँ पर बता देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, ऊपर वाले में DIJB, अगर इनका अंतर करेंगे तो अंतर तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा, लेकिन अगर आपको यहाँ पर इनका अपोजिट वगैरह याद होगा तो आप आसानी से कर लोगे। कैसे, देखिए, जैसे डी का अपोजिट क्या है, तो डी का अपोजिट W और W का D है, और जैसे आर का अपोजिट क्या है, आर का विपरीत I और आर का आई और आई का आर, यहाँ पर जे का क्यू और क्यू का जे आपस में विपरीत थे। उसके बाद बी का वाई, वाई का बी, ये भी आपस में विपरीत थे। इसका मतलब वी का विपरीत यहाँ पर आ जाएगा, तो वी का क्या है, तो वी का ई है, मतलब यहाँ पर ई आना चाहिए, ई का वी का ई, इस पैटर्न के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल सा था, बस आपको यहाँ पर लॉजिक या पैटर्न का पता कर लेना था। वो क्या पैटर्न था, तो यहाँ पर हमारे पास विपरीत लेटर वाला था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एक्स और वाई, मतलब यहाँ पर कह रहा है कि एक्स और वाई जेड की संतानें हैं, यदि जेड एक्स का पिता है लेकिन वाई जेड का पुत्र नहीं है, जेड और एक्स कैसे संबंधित है ये हमें बताना। ठीक है, तो ये भी हमारा रक्त संबंध का ही प्रश्न है, तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक्स और वाई, यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक्स और वाई जेड की संतानें हैं, मतलब एक्स और वाई, मतलब ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया, वाई हो गया। ठीक है, ये दोनों की दोनों जेड की संतान है, मतलब ये अपना जेड हो गया। ठीक है, ये जेड हो गया और इसकी संतान है, दोनों की दोनों यहाँ पर क्या है, संतान है। अब इसका ये कहना है कि एक्स और वाई जेड की संतान है, तो यहाँ तक ठीक है कि दोनों की दोनों संतान है। यदि जेड एक्स का पिता है, मतलब यदि जेड जो एक्स का पिता है, तो ठीक है ये पिता है। यहाँ पर कह रहा है कि यदि जेड एक्स का पिता है लेकिन वाई जेड का पुत्र नहीं है, जो वाई है जेड का पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं इसका मतलब ये पुत्री होगी फिर, क्योंकि संतान तो है लेकिन पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं इसका मतलब ये क्या होगी, पुत्री होगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि वाई और जेड कैसे संबंधित थे, मतलब y और z कैसे संबंधित है आपस में, ये हमें बताना है। तो y और z कैसे संबंधित हो जाएंगे, तो ये क्या है, पिता है, ये पुत्री है, मतलब पिता पुत्री, पुत्री पिता, पिता पुत्री। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा कि पुत्र नहीं, इसका मतलब वो पुत्री होगी, क्योंकि संतान है तो पुत्री तो होगी होगी, तो इसीलिए यहाँ पर पुत्री और पिता का, इन दोनों का पुत्री और पिता का संबंध है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक पंक्ति में रजनीश बाएं से 15वें स्थान पर है और लोकेश दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति है तो यहाँ पर रजनीश और लोकेश के मध्य में कितने व्यक्ति बैठे हमें ये बताना, मतलब मध्य कितने व्यक्ति बैठे ये बताना। अब हम यहाँ पर कुल व्यक्ति भी दे दिया। ठीक है, देखिए इस प्रश्न को ऐसे सोल्व करते, कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर एक तरफ से ये हमारा कौन सा है, आपको यहाँ पर हमारा पास ये हमारा बायां हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, बायां हो जाएगा, और इधर से हमारा यहाँ पर दायां हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं दायां मान लेता हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए रजनीश बाएं से 15वां है, ठीक है, यहाँ पर बाएं से 15वां है और इधर से लोकेश क्या है, तो लोकेश हमारे पास यहाँ पर दाएं से कितना है, तो 12वां है, ठीक है, दाएं से 12वां है ये लोकेश। अब इनका ये कहना है प्रश्न का कि कुल हमारे पास कितने व्यक्ति है, तो आप कहोगे 50 व्यक्ति है टोटल, और यहाँ पर बीच का व्यक्ति हमें ज्ञात करना है, यानी कि बीच में कितने व्यक्ति इन दोनों के ये हमें ज्ञात करना है। तो ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर 15 और यहाँ पर 12 के बीच में 3 है तो 3 ज्ञात करना, नहीं, आपको यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों को स्थान को जोड़ देना और इसमें से घटा लेना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 और 12 कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 27, और 27 को क्या करेंगे, इसमें से घटा लेंगे। जब हम यहाँ पर क्या करेंगे 50 में से 27 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे, 23 आ जाएंगे। तो यहाँ पर लोकेश के मध्य और रजनीश के मध्य कितने व्यक्ति निकलेंगे, तो वो निकलेंगे 23 व्यक्ति निकलेंगे। तो 23 ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आप कहोगे कि हम ऐसे कैसे पता कर सकते हो, तो आपको पता है 50 विद्यार्थी में से आप इसका अलग निकाल लो और इधर से इसका अलग निकाल लो, इनकी दाया बाया निकाल के फिर देखोगे तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है, वैसे भी मिल जाएगा और वैसे भी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम में अनुसार लिखे। मतलब हमें यहाँ पर क्या करना, शब्दकोश में व्यवस्थित करना, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपको पता है शब्दकोश में करने के लिए आपको पता है ये तो सभी के सभी एक जैसे रहेंगे, मतलब ये कॉन्टैक्ट लिस्ट के प्रश्न है। आपने अपने मोबाइल में कॉन्टैक्ट लिस्ट में जिनके भी नाम से ई के नाम से सेव किया होगा तो वहाँ पर ऊपर नीचे देखते उसी प्रकार का ये भी है। अब आपको पता है ABCD में कौन सा लेटर कब आता है ये तो पता है, तो उसी हिसाब से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। कैसे देखिए, अब यहाँ पर ई तो सभी में, तो ई तो हम सभी में तो काट देते हैं, ई तो वैसे ही सभी में तो कट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर एम है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर क्या है एल है और यहाँ पर क्यू है। तो इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो आप कहोगे एल आता है, मतलब 4 नंबर वाला पहला आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 नंबर वाला पहला आ गया, तो इसको हटा दो क्योंकि हमने इसको ले लिया। अब ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी नहीं हो सकता, इसे भी हटा दो, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर क्या है, एम है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर क्यू है, तो एम के बाद ही क्यू आता है। इसका मतलब ये है कि 5वें नंबर वाला जो लास्ट में चले जाएगा। अब 5वें नंबर वाला तो 100% लास्ट में आएगा क्योंकि पहले हटा वो लास्ट में चले जाता है, जो पहले हटता है वो लास्ट में चले जाता है। इसका मतलब ये कि ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में 5 आएगा, तो इसे भी हम हटा सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसको भी हम हटा दो, अभी के लिए हटा दो, ठीक है। अब इन दोनों इन तीनों में देखेंगे तो यहाँ पर एम है, यहाँ पर एम भी एम, ठीक है, तो एम सभी में तो एम को भी काट देंगे। उसके बाद यहाँ पर P है, यहाँ पर B है और यहाँ पर P है। तो इनमें सबसे पहले कौन आता था, आप कहोगे B आता है। इसका मतलब है कि तीसरे नंबर वाला आएगा, 4 के बाद तीसरे नंबर वाला आ जाएगा, ठीक है। तो 4 के बाद 3 वाला मतलब ऑप्शन नंबर बी भी ए भी नहीं हो सकता, ये भी हटेगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। लेकिन हम फिर भी चेक करते हैं कैसे, देखिए हमने अभी तीसरे नंबर वाले को ले लिया तो इसको भी हटा दो। अब इन दोनों में कौन आएगा, तो पी दोनों में, तो पी को काट देंगे। यहाँ पर एल है, यहाँ पर ओ है, तो एल पहले आता है, इसका मतलब अभी 1 नंबर वाला आ जाएगा, फिर हमारा 2 नंबर वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन कौन सा है, बी वाला है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि निम्न प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द का चयन करें जिसको दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या एक शब्द दिया जो कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यहाँ पर एक शब्द दिया है ऑस्ट्रेलिया, इनका यूज करके कौन सा विकल्प मतलब कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता ये हमें बताना, ठीक है। इसमें 2 प्रश्न पूछते हैं, आपको पता है इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में मैंने बताया था कि इन शब्दों का लिटरेचर शब्द का यूज करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता, वो मैंने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में बताया था 10वें वाले में। और यहाँ पर अभी प्रश्न पूछा कि नहीं बनाया जा सकता है, तो नहीं बनाया जा सकता इसका मतलब क्या है और बनाया जा सकता है इसका मतलब क्या है, ये मैंने बता दिया था आपको वैसे, ठीक है। अब कैसे देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जो जितने लेटर है उन्हीं का यूज करना है, बाकी अलग से और डबल से यूज नहीं करना है। तो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं, क्या ये बन रहा है, क्या यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता, ये प्रश्न पूछ रहा है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो आर है, तो ठीक है, यहाँ पर आर है। उसके बाद यहाँ पर ए है तो ए है, उसके बाद आई है तो आई भी है, यहाँ पर टी है तो टी भी है, टी भी हमारे पास यहाँ पर है, यू है तो यू भी है, उसके बाद एल है तो यहाँ पर एल भी। इसका मतलब ये कि ऑप्शन नंबर ए तो हमारे पास बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर टी है तो टी भी है, आर भी है, आई भी है, ए भी है, एल है, ये भी बन रहा है। ऑप्शन नंबर बी भी बन रहा है। यहाँ पर एस है, टी है, आर है, ए है, आई है, एन है। क्या आपको यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में एन दिखाई दे रहा है, तो नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब ये कि ये नहीं बन सकता, ठीक है। उसके बाद ए है, टी है, एल है, ए है, एस है, डबल ए भी है तो डबल क्या टिबल ए है, इसका मतलब ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, लेकिन ये वाला नहीं बन रहा है, ये वाला नहीं बन रहा है। और हमें क्या पूछा कि नहीं बनाया जा सकता है, तो नहीं बनाया जा सकता तो वो कौन सा हो जाएगा, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ये वाला सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये हमारा नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इससे ये बन जाएगा,
इससे ये भी बन जाएगा, उसके बाद इससे ये भी बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा, लेकिन ये नहीं बनेगा, ठीक है, ये नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा, ये वाला सही नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता है, ये पूछा है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कोड में यहाँ पर विराट को IVART के रूप में लिखा जाता है, उस कोड में रोहित को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, लेकिन ये हमारा कौन सा है, तो यहाँ पर हमारे पास लेटर का कुछ लेटर ही दिया है। कौन सा है, लेटर का कुछ लेटर दिया है। तो आपको पता है जब लेटर का कुछ लेटर दिया है तो उस कंडीशन में या तो हम ABCD में माइनस प्लस करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं उनके विपरीत अपोजिट भी निकाल लेते हैं, या फिर उन्हीं लेटर वही लेटर दिखे, जिसे यहाँ पर विराट में जो लेटर है वही की वही हमें यहाँ पर भी दिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे पास क्रॉसिंग मेथड होगी। कैसे क्रॉसिंग मेथड, तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, विराट लिख लेता हूँ, ठीक है, क्या करता हूँ यहाँ पर मैं विराट लिख लेता हूँ। और विराट को इसने क्या लिखा, तो इसने आई लिखा है, आई के बाद वी लिखा है, वी के बाद ए लिखा है, ए के बाद आर लिखा है और आर का टी लिखा है, ठीक है, ये इनके कूट लिखा है। अब आपको पता है क्रॉसिंग मेथड कैसे, तो आप कहोगे जैसे इन दोनों को आपस में क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर ये लेटर बन जाएंगे, इन दोनों को आपस क्रॉस करेंगे तो ये लेटर बन जाएंगे, और टी को वैसा की वैसा लिख दिया। सेम तरीके से रोहित का बताने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे ही क्रॉसिंग मेथड यूज करेंगे। जैसे इन दोनों को क्रॉस कर देंगे तो यहाँ पर ओ पहले आ जाएगा, आर पीछे चले जाएगा। इन दोनों में भी क्रॉस करेंगे तो आई पहले आ जाएगा, एच पीछे चले जाएगा, और टी वैसे की वैसे आ जाएगा पीछे। तो ये ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि कहाँ पर है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में मिलना चाहिए ORI, ORIHT, ORIHT ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर माइनस प्लस भी करने की जरूरत नहीं है, अगर वही लेटर दिखे तो क्रॉसिंग मेथड यूज कर लेना। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है कि दिए गए वर्णमाला, मतलब दी गई वर्णमाला श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास वर्णमाला श्रृंखला है, इसमें गलत पद ज्ञात करना, मतलब अलग लेटर, गलत लेटर कौन सा है ये हमें बताना है। तो सबसे पहला तरीका तो क्या है कि या तो आप इनको संख्याओं में बदल लो या फिर अंतर देख लो। तो मान लो इनको हम संख्या में बदलते हैं, जैसे ए हमारा ABCD में 1 नंबर पे, ई हमारा ABCD में 5 नंबर पे, आई हमारा ABCD में 9 नंबर पे, और एम हमारा ABCD में 13 नंबर पे, और क्यू हमारा ABCD में 17 नंबर पे, और टी हमारा ABCD में 20 नंबर पे। अगर हम यहाँ पर अंतर देखते हैं तो अंतर कैसे देखना, देखिए अंतर कैसे देखना, सीरीज का अंतर। यहाँ पर इस दोनों में अंतर देखेंगे तो यहाँ पर +4 का अंतर है, और यहाँ पर भी देखेंगे तो इसमें भी +4 का अंतर है, और यहाँ पर इसमें देखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 9 से 14 मतलब इसमें भी +4 का अंतर है, सॉरी 9 से 13 मतलब +4 का है, और 13 से यहाँ पर क्या करेंगे 17 को देखेंगे तो इसमें भी +4 का है, इसमें भी +4 का है, और 17 से क्या करेंगे 20 को देखेंगे तो इसमें +3 का है। तो यही वाला हमें अलग दिख रहा है, इन में से यही वाला हमारे पास अलग है, 20 वाला अलग है, तो टी वाला हमारे पास यहाँ पर गलत पद है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब हो जाएगा। अगर आप ऐसे भी देखते तब भी मिल जाता है। कैसे देखिए, ये विषम संख्या, ये विषम 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 विषम, लेकिन ये हमारे पास एकमात्र सम संख्या, तो वैसे भी आपको सम संख्या से भी मिल जाता पहले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर में हमारा कौन सा वाला, डी वाला सही जवाब हो जाएगा। यही वाला हमारा कौन सा गलत पद है। हमने यहाँ पर एक पैटर्न बताया आपको, लेकिन आप पहले भी बना सकते हो कि क्योंकि सारे लेटर की सम संख्या आ रही है, विषम संख्या, लेकिन इसकी सम है तो ये अलग हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए समीकरण में स्टार चिन्हों को क्रमिक रूप से बदलने और समीकरण को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित में से विकल्प में से गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन कीजिए। मतलब स्टार के स्थान पर हम किन चिन्हों को रखेंगे कि ये समीकरण सोल्व होने पर यहाँ पर हमारे पास 40 आ जाए, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। मतलब यहाँ पर क्या करना है, आपको ऑप्शन से उठा के चिन्ह को रखना है। क्या करना है, ऑप्शन से उठा के चिन्ह को रखना है। कैसे देखिए, जैसे सबसे पहले मान लो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर ए को उठा रहे हैं, ठीक है, इसको उठा रहे हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 23 लिखेंगे। पहला चिन्ह हमारे पास माइनस है तो माइनस लगा लेंगे वैसे की वैसे, ठीक है। उसके बाद 2, उसके बाद क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर अगली संख्या 10 है तो 10 को लिखेंगे। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, भागित का चिन्ह लगाएंगे। फिर अगली संख्या क्या है, 20 है तो 20 को लिखेंगे। फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे और अगली संख्या 5 को लिखेंगे। अब इस समीकरण को सोल्व करने पर हमारे पास यहाँ पर 40 आना चाहिए। अगर 40 नहीं आया तो हम दूसरे ऑप्शन को उठाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले भाग देंगे, तो यहाँ पर 10 से कम 10, 10 दूना 20, मतलब ये 2 बार में गया, ठीक है। भाग 2 बार में कटा है। उसके बाद आपको पता है यहाँ पर सीधे गुणा हो जाए तो 5 दूना 10, यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। ऊपर से क्या करेंगे, यहाँ पर उतार लेंगे वैसी की वैसी संख्या, ठीक है। ये हमने उतार लिया क्योंकि देखिए ये 2 बार में कटा था, और क्या करा, डायरेक्ट यहाँ पर गुणा करके ये 10 मैंने लिख दिया, ठीक है, क्योंकि भाग के बाद गुणा ही होगा।
उसके बाद यहाँ पर हम प्लस प्लस भी कर सकते हैं या माइनस भी। तो मान लो यहाँ पर प्लस प्लस करेंगे तो 23 10 कितने हो जाएंगे, तो 23 10 कितने हो जाएंगे, तो 23 10 हमारे पास हो जाएंगे 33, कितने हो जाएंगे 33। ऊपर से -2 उतारेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो आपको हो गए 31 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है 40, हमें कौन क्या लाना था 40 लाना था, हमें क्या लाना था 40 लाना था, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है समीकरण से 31 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर ए से तो नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे भाई ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर को बी चेक करने के लिए भी हमें क्या करना है, वैसा कि वैसा क्या करना है, संख्या लिखना स्टार की जगह यहाँ पर अभी पहला चिन्ह गुणा है तो यहाँ पर हम गुणा लगा लेंगे। फिर अगली संख्या 2 को लिखेंगे, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अगली संख्या 10 को लिखेंगे, फिर अगला हमारे पास प्लस चिन्ह है तो प्लस लगा लेंगे, और अगली संख्या हम 20 को लिखेंगे। फिर अगला भागित का तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भागित लगा लेंगे, और अगली संख्या हम यहाँ पर क्या करेंगे 5 को लिख लेंगे। अब इसको भी हम बोर्ड मास रूल पे सोल्व कर लेंगे। कैसे देखिए, सबसे पहले यहाँ पर वापस से भाग देंगे, इसमें भाग दे देंगे तो कितना आएगा, तो आपको हो गए देखिए यहाँ पर 23 का वैसे उतार देता, मतलब यहाँ पर मैं सीधा गुणा कर देता, 23 दूना कितना होता है, तो आपको हो गया 46 होता है। फिर यहाँ पर -10 और प्लस का यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर 5 चौको 20 यानी 4 आएगा। ठीक है, तो इतना सही है। उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें जोड़ लेते हैं या फिर गुणा मतलब क्या कर लेते हैं, या तो जोड़ लेंगे या माइनस कर लेंगे। तो हम प्लस प्लस यानी कि 46 प्लस का है 4 प्लस का है, तो 46 4 को जोड़ेंगे तो आपको पता है कितना हो जाएंगे 50 हो जाएंगे, और 50 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे 40 आ जाएंगे। मतलब यहाँ से 40 आ रहा है, यहाँ से हमारे पास 40 आ रहा है ऑप्शन नंबर बी से, यानी कि गुणे माइनस प्लस और भागित को रखेंगे तब हमारे पास यहाँ पर समीकरण सोल्व होने पर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर इससे भी नहीं मिलता तो और भी हम ऑप्शन नंबर सी और डी को चेक करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न यहाँ पर हमें कथन दिया है और यहाँ पर उनके निष्कर्ष दिया है। तो सबसे पहले हमें कथन को सत्य मानना है, कथन को समझना है, उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कथन को सत्य मानेंगे तो कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है कि सभी कौवे, यहाँ पर कह रहा है कि सभी की सभी कौवे, मान लो ये कौवे, ठीक है, ये सभी की सभी मतलब ये कौवे हैं, और सभी की सभी कौवे क्या है, तो ये कह रहा है कि सभी की सभी कौवे पक्षी है, मतलब जितने भी ये कौवे है। ठीक है, मैं यहाँ पर कौवे का के ले लिया हूँ, प्रतीक समझने लिखी, क्योंकि कौवे लिखेंगे तो समय इतना रहता नहीं एग्जाम में। तो सभी कौवे क्या है पक्षी है, तो मतलब पक्षी के अंदर हो जाएंगे, और मैंने यहाँ पर पी ले लिया। ठीक है, तो सभी कौवे पक्षी है, इतना क्लियर है। अब दूसरे को देखिए, अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि कुछ कौवे, अब यहाँ पर इसका कहना है कि कुछ जो कौवे हैं वो क्या है पालतू है, मतलब कुछ कौवे क्या है पालतू है, कुछ कौवे पालतू, मतलब हमें कौवे का हिस्सा लेके यहाँ पर पालतू में बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर पालतू ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये पालतू है, यहाँ पर क्या है तो आपको हो गया यहाँ पर पालतू है। ठीक है, कुछ कौवे क्या है पालतू है। अब देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है कि कुछ कौवे पालतू, इतना क्लियर है। अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये देखना है। तो इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, तो देखिए पहला कह रहा है कि सभी पालतू पक्षी है, या सभी के सभी पालतू, आपको यहाँ पर पक्षी दिखाई दे रहा है, वैसे हमें कथन भी नहीं कहा और यहाँ पर सभी भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये तो गलत है कि सभी पालतू पक्षी नहीं है, कुछ पालतू पक्षी है सभी नहीं है, तो यहाँ पर पहला गलत है। अब दूसरा कह रहा है कि कुछ पक्षी कौवे हैं, दूसरा क्या कह रहा है कि कुछ पक्षी कौवे हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ पक्षी कौवे दिखाई दे रहा है, तो सारे के सारे कौवे जब पक्षी है तो कुछ तो होंगे, इसीलिए यहाँ पर दूसरा वाला सही कह रहा है। तो केवल निष्कर्ष से दूसरा अनुसरण करता है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर क्या करना है, कथन को सत्य मानना था। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि इस सीरीज में मैंने इस टाइप के प्रश्नों को नहीं करवाया था, क्योंकि ये प्रश्न छूट रखा था, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि जो प्रश्न छूट जाते हैं वो मैं हर अगले प्रैक्टिस सेट में ऐड करता हूँ। आपको पता है किसी चैप्टर का इंपॉर्टेंट प्रश्न और किसी इंपॉर्टेंट चैप्टर के प्रश्न छूट जाते हैं, उनको मैं क्या करता हूँ अगले प्रैक्टिस सेट में ऐड कर लेता हूँ। तो ये प्रश्न मैंने नहीं करवाया था, यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में मुख्य कथन और उसके बाद 4 कथन है, तो कथनों का क्रमिक युग्म चुने, जहां पहले कथन का तात्पर्य दूसरे कथन से है और 2 कथन तार्किक रूप से मुख्य कथन से संगत है। मतलब हमें यहाँ पर ये जो पीले कलर में कथन दिया है, ठीक है, ये जो इतना वाला जो हिस्सा है ये हमें कथन दिया है। ठीक है, इनको समझना, फिर इसको समझ के हमें क्या करना है, ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, अब कैसे समझना, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर पेंटिंग, यानी कि पेंटिंग या तो दीवार पर या डेस्क पर होगी, मतलब जो पेंटिंग होगी या तो दीवार पर होगी या फिर डेस्क पर होगी। ठीक है, पेंटिंग जो या तो दीवार पर होगी या फिर डेस्क पर होगी, यानी मतलब पेंटिंग तो होगी, यानी या तो दीवार पर होगी या डेस्क पर होगी। मतलब या तो दीवार पर करेंगे तो डेस्क पर नहीं करेंगे, अगर डेस्क पर करेंगे तो दीवार पर नहीं करेंगे, बस एक
होगा और एक नहीं होगा, बस ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पेंटिंग दीवार पर थी, पेंटिंग दीवार पर नहीं थी, पेंटिंग डेस्क पर थी, पेंटिंग डेस्क पर नहीं थी, ये तो ठीक है, हमें इनसे मतलब रखना भी ये वाले ऑप्शन से। अब ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ए का कहना है कि ए और बी को लेना है, ए और बी को। तो ए क्या कह रहा है कि पेंटिंग दीवार पर थी, यहाँ पर पेंटिंग दीवार पर थी, तो फिर बाद में आपको पता अगर पेंटिंग दीवार पर है तो डेस्क पर नहीं होना चाहिए। तो बी वाला क्या कह रहा है कि पेंटिंग दीवार पर नहीं थी, तो ये तो गलत हो जाएगा, इसको थोड़ी लाएंगे हम, एक नेगेटिव पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, एक नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब अगर उसमें पेंटिंग दीवार पर है तो डेस्क पर नहीं होगा, अगर डेस्क पर है तो दीवार पर नहीं होगा, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर एक बार कह रहा है कि पेंटिंग दीवार पर थी और पेंटिंग दीवार पर नहीं थी, ये कह रहा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे को देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, डी और ए को लीजिए। अब डी क्या कह रहा है, देखिए पहले ए क्या कह रहा है, तो ए कह रहा है कि पेंटिंग दीवार पर थी, ठीक है, पेंटिंग दीवार पर थी। और इसका डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है कि पेंटिंग डेस्क पर नहीं थी। जब पेंटिंग डेस्क पर नहीं थी तभी तो वो दीवार पर रहेगी, इसलिए ये सही कह रहा है, तो इसको हम ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सी को भी चेक कर लेते हैं, सी क्या कह रहा है, देखिए सी में सी और ए कह रहा है कि पेंटिंग दीवार पर थी और सी कह रहा है कि पेंटिंग डेस्क पर थी। यानी हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर पेंटिंग दीवार पर थी और पेंटिंग डेस्क पे थी, अगर पेंटिंग दीवार पर थी तो डेस्क पर नहीं होगी, अगर डेस्क पर थी तो दीवार पर नहीं होगी, केवल एक ही जगह होगी। तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि दोनों में थी और ये कह रहा है हमें कथन की पेंटिंग या तो दीवार या तो डेस्क पर होगी, तो ये भी गलत होगा। अब यहाँ पर डी को भी चेक कर लेते हैं एक बार, डी में क्या है, बी और डी दिया है, तो पेंटिंग दीवार पर नहीं थी, पेंटिंग डेस्क पर नहीं थी, ऐसा तो है नहीं कि दोनों पर पेंटिंग नहीं होगी, पेंटिंग तो होगी लेकिन किसी एक पे होगी, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि 7 व्यक्ति ए बी सी डी एक्स वाई और जेड एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, डी के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। आपको पता कि एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे, हमें भी पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। सबसे पहले एक पंक्ति में मान लो कि ये पंक्ति है, ठीक है, ये 1, 7 लोग है 2, उसके बाद ये 3, ये 4, ये 5, फिर ये 6, ये 7, ये 7 लोग हैं और ये सभी के सभी ऊपर की ओर देख रहे हैं, मतलब उत्तर की ओर, ठीक है, सभी के सभी क्या कर रहे हैं, उत्तर की ओर देख रहे हैं। यहाँ पर इनका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इनका बायां हो जाएगा और इधर इसका क्या हो जाएगा, तो इधर इसका दायां हो जाएगा, ठीक है, ये दायां बायां है, ठीक है। और ये उत्तर की ओर देख रहे हैं, मतलब जैसे आप बैठो वैसे की वैसे वो भी बैठे हैं, जैसे आप बैठे हो वैसे की वैसे वो भी बैठे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है कि देखिए 7 व्यक्ति ए बी सी डी एक्स वाई और जेड एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, डी के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब डी के बाएं केवल 2 ही व्यक्ति बैठे हैं। केवल का मतलब क्या होता है कि डी के बाएं 2 ही व्यक्ति बैठे, उसके वाला कोई भी नहीं बैठ सकता। इसका मतलब है कि डी को कहाँ पर बिठा देंगे, क्योंकि डी को यहाँ पर बिठाएंगे तो बाएं इधर होता है, तो डी को अगर हम यहाँ पर बिठा देंगे तो डी के बाएं केवल 2 व्यक्ति अब बैठेंगे, इसके वाला कोई भी नहीं, ठीक है। 7 में से डी यहाँ पर बैठेगा तब इसके बाएं केवल 2 व्यक्ति रहेंगे, क्योंकि अगर डी को यहाँ पर बिठा देंगे मान लो तो इसके बाएं फिर 3 व्यक्ति हो जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर नहीं बिठा सकते। तो डी के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे तो ठीक है, डी के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, इतना क्लियर है। उसके बाद क्योंकि 2 व्यक्ति बैठे मतलब यहाँ पर बैठेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर 7 स्थान बिठा दिया, ठीक है। अब आगे कह रहा कि बी जेड के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब जो बी है ये जेड के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो हम यहाँ पर बी को कहाँ पर बिठाएंगे कि यहाँ पर जो बी है जेड के बाएं दूसरे स्थान पर बैठेगा, तो इसको छोड़ो, अभी इसको छोड़ो, आगे पढ़ते हैं, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। आगे कह रहा है कि वाई ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, और वाई जो ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है, वाई कह रहा है कि वाई ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पर भी वाई को कहाँ पर बैठाएंगे कि तीसरे स्थान पर आएगा, तो इसको भी छोड़ो, अभी इसको हम अभी छोड़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब आगे कह रहा है कि एक्स के दाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब यहाँ पर हमें पॉइंट मिला है, एक्स के दाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब दाएं क्या है, तो दाएं आपको पता है दाएं इस साइड है। अब दाएं इस साइड है, इसका मतलब है कि 100 को अगर हम यहाँ पर बिठा देंगे तो इसके दाएं केवल एक व्यक्ति मिलेगा, मतलब यहाँ पर कोई एक व्यक्ति बैठेगा, तो ये कंफर्म हो गया अभी। अब हम यहाँ पर ऊपर पढ़ेंगे तो ऊपर क्या करें कि बी जेड के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। अब बी जो जेड के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो अगर हम यहाँ पर जेड को बैठाएंगे तब यहाँ पर बी जेड के बाएं दूसरे स्थान पर बैठेगा, जेड के बाएं, ठीक है, जेड के बाएं यानी कि बी जेड के बाएं दूसरे स्थान पर, तो ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहा था, वाई ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, जो वाई है ये ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ए के बाएं तीसरे स्थान पर, मतलब ए को
यहाँ पर बिठाएंगे तब ये ए के बाएं तीसरे स्थान पर, मतलब यहाँ पर बैठ जाएगा। तो यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा, तो वाई ए के बाएं तीसरे स्थान पर, तो ये भी सही है। बी जेड के बाएं दूसरे स्थान पर, ये भी सही है। एक्स के दाएं केवल एक व्यक्ति बैठा, तो वो भी सही है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति हमारा पास एक स्थान छूट गया, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, तो सी बचा, वो सी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि सातों लोगों को बिठाना था। अब एक बार वापस पढ़ लीजिए कि डी के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो डी के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद बी जेड के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो बी जेड के बाएं दूसरे स्थान पर है, यहाँ तक भी ठीक है। वाई ए के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर वाई जो ए के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो ये भी सही है। उसके बाद एन मतलब एक्स के दाएं केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो एक्स के दाएं केवल एक व्यक्ति बैठा, तो इसके दाएं केवल एक व्यक्ति, ये भी सही है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। अब इधर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है ये हमें बताना है। तो इधर से दूसरे स्थान पर हमें केवल एक सी दिखाई दे रहा है, तो सी ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ऐसे प्रश्नों में ज़्यादा घबराना नहीं है, जैसे प्रश्न कह रहा है वैसा ही सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न ये आपके लिए क्यूज है, ठीक है, मतलब आपको इसका सही जवाब क्या है ये बताना है, क्योंकि मैंने दूसरे या तीसरे नंबर के प्रश्न में पासे में कैसे सोल्व करना वो सिखा रखा हूँ। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, उस लोगो पर क्लिक आप करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।